हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम ऑन कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज अपने एमसीक्यू सीरीज में अगले पार्ट को लिए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने देख रहे हैं कि कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने के निर्माण में होता है। फर्स्ट पूछा है आपसे कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है। तो म्यूकर जो है, इस म्यूकर का उपयोग अपने एंटीबायोटिक बनाने में नहीं कर सकते हैं, राइजोप्स का भी नहीं। राइजोप्स जो है ये स्पोर्स का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान रखना। पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम जो है, पेनिसिलियम नोटेटम जो है, इस पेनिसिलियम नोटेटम का उपयोग अपने किस में कर सकते हैं, एंटीबायोटिक बनाने के अंदर। तो ये जो पहली एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसने किसका यूज किया था, पेनिसिलियम नोटेटम का उपयोग किया था और उसी से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। तो बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जिनसे अपने को क्या मिल सकती है, एंटीबायोटिक मिल सकती है। साथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया से भी अपने को क्या मिल सकती है, एंटीबायोटिक मिल सकती है। बैक्टीरिया जो होते हैं उन बैक्टीरिया से भी अपने क्या मिल सकती है, एंटीबायोटिक मिल सकती है। पक्सीनिया जो है वो डिजीज कोज करता है प्लांट्स के अंदर, तो इसका उपयोग अपने नहीं करेंगे। तो पेनिसिलियम इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया का भी यूज किसमें किया जाता है, एंटीबायोटिक्स के अंदर। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो फूड चेन पूछी है। तो फूड चेन हमेशा ही कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा ही प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर के ऊपर कंज्यूमर कौन आ जाएंगे, कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो हो सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर हो, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे। तो ये ज्यादातर हर्बीवोर देखने को मिलेंगे आपको, ज्यादातर, हर टाइम नहीं बोल रहा। और ये आपको कार्निवोर्स देखने को मिलेंगे। तो पहला दे रखा है घास, घास को चलो ठीक है, मछली फाइटोप्लैंक्टन को मछली खा भी सकती है, पर मछली को बकरी, तो ये फूड चेन तो अपनी कंप्लीट हुई नहीं है। नेक्स्ट है घास, गेहूं और आम, ये तो सारे के सारे ही प्रोड्यूसर दे रखे हैं, तो फूड चेन ये भी पूरी नहीं हो रही है। घास, घास को खाती है बकरी, बकरी को खाता है ह्यूमन, तो ये क्या बन रही है, अपनी एक फूड चेन बन रही है। बकरी, गाय और हाथी। बकरी, बकरी को चलो अपने मान भी ले तो, लेकिन गाय और ये अपने फूड चेन को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर हो जाएगा कौन, घास जो है। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड का। और बकरी जो है वो यहाँ पर हो जाएगी अपनी प्राइमरी कंज्यूमर, और जो ह्यूमन है वो सेकेंडरी या फिर टॉप कार्निवोर के अंदर इसको अपने इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोड्यूसर जो है वही प्लांट्स आएंगे हमेशा, और हमेशा प्रोड्यूसर जो है। कौन सी हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस पूछिए दोस्तों। तो ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें अपने, तो अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ क्या बना सकती है, ये लेयर बना सकती है, और जिससे क्या अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ना ही ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड इसके अंदर चला जाएगा। मेन अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो मेन ग्रीन हाउस गैस है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। मेन रोल जो रहता है वो किसका रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड और ये भी क्या कर सकते हैं, इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। किस पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार या बायोमास अधिकतम है। बायोमास पूछा है कि कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का, तो घास, झील, तालाब और वन। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, अपना जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर अपने को जो प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं, कौन, जो प्रोड्यूसर मिलेंगे उनका मास ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे, प्रोड्यूसर भी। प्लांट, तालाब के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो प्लैंकटन हो सकता है, या फिर एल्गी वगैरह हो सकती है, यही झील के अंदर होंगे। ग्रास के अंदर अपने को, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अपने को ज्यादातर क्या, घास वगैरह ही देखने को मिलेंगे। तो घास का भी उतना वजन नहीं है जितना किसका होता है, प्लांट का। एक प्लांट का ही वजन इनसे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बायोमास पूछा है, तो बायोमास किसका ज्यादा हो जाएगा, वन।
जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट प्लांट्स ही प्लांट्स आ रहे हैं सारे के सारे, इसीलिए एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। एक फूड चेन के अंदर नंबर पूछा है कि भाई जो अपनी वो जो फूड चेन है, उस फूड चेन के अंदर सबसे ज्यादा नंबर किसका है। तो सबसे ज्यादा नंबर अपने को किसका देखने को मिलेगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो सबसे ज्यादा नंबर अपने को किसी भी खाद्य श्रृंखला में अगर बात करें तो अपने नंबर किसका ज्यादा देखने को मिलेगा, अपने को उत्पादक जो होते हैं उन उत्पादकों का नंबर क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिला है। या फिर अपघटक भी इसके साथ जा सकता है कि अपघटक का नंबर भी क्या हो सकता है, ज्यादा देखने को मिल सकता है अपने को का। तो द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता है ये तो नहीं होंगे, या तो आपका उत्पादक हो सकता है या क्या हो सकता है, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, जो कोई भी डेड या फिर डिकेइंग सब्सटेंस है, डेड या फिर डिके होने वाला सब्सटेंस जो है, डेड या फिर डिकेइंग सब्सटेंस जो है, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इनके नंबर भी हो सकता है ज्यादा देखने को मिल जाए आपको का। बाह्य स्थाने जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। बाह्य स्थाने मतलब एक्स सीटू पूछा है आपसे, कौन सा पूछा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन पूछा है। एक्स सीटू कंजर्वेशन बाह्य स्थाने का मतलब है कि जहां पर वो नेचुरली रह रहे थे ना, वो एरिया उनके लिए अब क्या है, खतरनाक है, वहां वो नहीं रह सकते नेचुरली अब। तो वहां से हटा करके किसी दूसरे प्लेस पर उनको ले जाना क्या है, मेन जो उनका हैबिटाट था वहां से हटा करके दूसरे हैबिटाट के अंदर उनको ट्रांसफर करना क्या होता है, बाह्य स्थाने। तो उत्तक संवर्धन द्वारा, ठीक है, उत्तक संवर्धन द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, बाह्य स्थाने कर सकते हैं। संकट ग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जा सकता है, नहीं, ये तो कौन सा हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन। कौन सा हो जाएगा, ये तो इन सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। इन विट्रो निषेचन, ठीक है, आईवीएफ का यूज करवा करके अपने उनके नंबर को बढ़ा सकते हैं। युग्मकों का निम्न ताप पर परिरक्षण कर सकते हैं, तो अपने उत्तक संवर्धन तकनीक भी यूज में ले सकते हैं, इन विट्रो भी काम में ले सकते हैं, और युग्मकों का निम्न ताप पर क्या किया जा सकता है, परिरक्षण भी किया जा सकता है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यहां पर आपका 1, 3 और 4 से हो जाएगा। 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो इन सीटू के लिए दे रखा है, जबकि अपने से पूछा क्या है, एक्स सीटू का पूछा है, बाह्य स्थाने का पूछा है। तो बाह्य स्थाने का पूछा है तो उसमें नेचुरल हैबिटाट से हटा करके आपने कहीं और उनको ट्रांसफर किया है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होते हैं। मनुष्य जो है, अगर बात करें अपने जिस तरीके से ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं अपने, तो इकोलॉजिकल पिरामिड जब अपने बनाते हैं, ये जैसे अपने क्या हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, तो उस इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर बॉटम में हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवर। तो ह्यूमन जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक, इसे अपने एक ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, मतलब फूड न्यूट्रिशन लेने का जो लेवल है इसे कहते हैं अपने क्या, ट्रॉपिक लेवल। तो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। तो ह्यूमन प्राइमरी कंज्यूमर तो है ही है, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को भी क्या कर सकता है, वो आ सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यहां हमसे पूछा है क्या उत्पादक है अपघटक, तो उत्पादक तो है नहीं ह्यूमन। उपभोक्ता, हाँ उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है। उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों नहीं, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों नहीं है। जो ह्यूमन जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये ट्रॉपिक लेवल की अपने क्या है, एक तरीके से कमी भी है कि भाई वो अपने को ये नहीं बता पा रहा है कि ह्यूमन जो है वो कौन से स्पेस पे आएगा। इसी तरीके से डीकम्पोजर जो होते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सॉरी, ये अपने क्या है, इनकी कमियां हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक नंबर में क्या मिलेंगे अपने को, अगर मांसाहारी ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो बचने वाले नहीं है। हर्बीवोर अगर ज्यादा हो जाएंगे
तो प्रोड्यूसर नहीं बचने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर में तो क्या ही मिलते हैं अपने को, प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं। प्राथमिक कंज्यूमर जो है उनका नंबर भी क्या है, उत्पादक से तो अपने को क्या ही मिलेगा, कम मिलेगा। अभी देखा था ना आपने कि किस तरीके से ट्रॉपिक लेवल जो है उसको डिसाइड किया जाता है। तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे की तरफ इस तरीके से आते हैं बॉटम के अंदर। तो उत्पादक जो है, उत्पादक का नंबर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा अपने को। क्या नेक्स्ट पूछा है, किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है। तो अम्लीय वर्षा वो होती है जब क्या पीएच कितनी हो जाए, 5.6 से क्या कम हो। इससे कम की जो वर्षा है उसे क्या कहेंगे अपने, एसिडिक रेन कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। इसके अंदर जो है नाइट्रिक अम्ल बन सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल बन सकता है, या फिर क्या H2SO4 का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये H2SO4 या फिर नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन हो सकता है, तभी उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। वर्षा जल की पीएच अगर इससे ज्यादा होगी तो अपने उसे अम्लीय वर्षा ही नहीं कह सकते हैं, ये तो न्यूट्रल हो गया। 7 से अधिक है तो वो तो क्या हो जाएगी, बेसिक है। तो अपने 5.6 से नीचे की जो होती है उसे कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, ये आते हैं। इसने पूछा है ए अजैविक घटक। तो अजैविक घटक ये तो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। ये ए बायोटिक कंपोनेंट है और ये अपना बायोटिक हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बायोटिक। तो वायु क्या हो जाएगी अपनी, ए बायोटिक। जो अगर अपने बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अंदर अपने को दो तरीके के घटक देखने को मिलते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उनके अंदर जैसे एयर आ गई, इसके अलावा पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन बारिश हो गई, या फिर अपने टोपोग्राफी ऑफ द लैंड हो गया, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पूछा है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला हमेशा ही जब उत्सर्जन हो नहीं, श्वसन से भी नहीं, कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है। एब्जॉर्प्शन तो उसके बाद ही होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तभी तो किसका फॉर्मेशन होने वाला है दोस्तों, फूड का फॉर्मेशन। अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो किसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा, वहां पर फूड का निर्माण ही नहीं होगा, और फूड का निर्माण नहीं होगा तो कभी भी फूड चेन है वो आगे नहीं चल सकती है। तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज एकमात्र जो है उससे अपने को एनर्जी मिल रही है, तो प्लांट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इसका नंबर भी कम हो रहा है वाटर पोल्यूशन वगैरह की वजह से। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है उसको कंजर्वेशन देने के लिए क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन को अपने क्या बना रखा है, नेशनल एनिमल है, एक्वाटिक। पत्तियों पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश की जो ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगर अपने बात करें, जैसे ये अपने पास एक प्रोड्यूसर है, इन प्रोड्यूसर की लीफ के ऊपर कितनी सनलाइट गिर रही है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है, तो ये ऑलमोस्ट 1%। कितना, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है 10th क्लास की, कितना प्रतिशत हिस्सा, सिर्फ 1% सनलाइट जो है वो किस में रोल प्ले करती है, आपकी फोटोसिंथेसिस के अंदर। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अलग चीज होती है दोस्तों, वो कितनी दी हुई है, 50% दी हुई है, वो चीज ही अलग होती है। ये क्या है कि 1% ही क्या करती है फोटोसिंथेसिस में, 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है ये। तो यहां पर ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना, एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। ऊर्जा अगर बात करें कि जैसे ये अपना ग्रास है, इस घास को किसने खाया है, प्राइमरी कंज्यूमर ने। तो घास से जो एनर्जी है वो कहां पर जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाने वाली है एनर्जी, इसको कौन खाने वाला है, टर्सरी कंज्यूमर। तो इससे एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे चली जाए। ऊर्जा कभी भी क्या नहीं हो सकती है, बैकवर्ड फ्लो नहीं कर सकती है। तो ऊर्जा हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, एक दिशा में जाती है, बहुदिशीय नहीं हो सकती है, द्विदिशीय भी नहीं हो सकती है, तो कोई विशेष दिशा नहीं, डायरेक्शनलेस भी नहीं होती है, एक दिशा है। तो ऊर्जा हमेशा ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर ही जाती है। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड प्रकार का होता है। अगर अपने देखें तो जैसे कि ये एक प्लांट दे रखा है अपने को,
कि इस प्लांट का इसका पूछा है अपने को संख्या के बेस पे, नंबर के बेस पे पूछा है पिरामिड कैसा होगा। तो नंबर के बेस पे तो प्लांट तो कितना है, इधर प्रोड्यूसर तो सिर्फ एक है, इसके ऊपर बैठने वाले बर्ड जो है उन बर्ड का नंबर कितना हो जाएगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। और इसके ऊपर ही रहने वाले जो अपने इंसेक्ट वगैरह जो है, कौन है, इंसेक्ट्स जो है, उन इंसेक्ट का नंबर भी क्या रहने वाला है, मोर। तो ये तो अपने पास क्या मिल जाएगा इस तरीके से, उल्टा मिलेगा अपने को कि प्रोड्यूसर का नंबर क्या है, कम, और ऊपर वालों का नंबर क्या है, ज्यादा। तो ये हमेशा ही क्या मिलेगा अपने को, ऐसा संख्या का पूछा जाए पारितंत्र में तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, उल्टा मिलेगा। क्या मिलेगा, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नहीं, नाइट्रोजन जो है उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सही, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है इनका रोल जो है वो एसिडिक रेन के अंदर, इंडस्ट्रीज होती है उनसे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादातर निकलती है, और बारिश के साथ, बारिश का जो पानी होती है, पानी होता है, थंडरस्टॉर्म जब होता है, बिजली कड़कती है, तो उस टाइम पे क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है ये H2SO4 या इस तरीके से एसिड बना लेते हैं, और उससे क्या है, एसिडिक रेन हो जाती है। उसे अपने क्या कह देते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। ये लीफ वगैरह इनको जला सकती है, या जमीन को बंजर कर सकती है, या कुछ अलग तरीके, स्किन पे रेसेस वगैरह इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम मतलब मैन मेड पूछा है, तो मैन मेड के अंदर अगर अपने बात करें तो मैन मेड तो क्या हो सकता है दोस्तों, झील भी हो सकती है, लेकिन झील तो कैसी भी हो सकती है, नेचुरल भी तो हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, और कैसी भी हो सकती है, झील तो नेचुरल भी हो सकती है। लेकिन खेत हमेशा ही अपने को क्या मिलेंगे, मैन मेड ही मिलेंगे। वन नेचुरली मिलते हैं, तालाब जो है वो भी क्या नेचुरल भी मिल सकता है और मैन मेड भी मिल सकता है। लेकिन खेत हो गया, या फिर अपने बात करें गार्डन की बात करें, या फिर एक्वेरियम की बात करें, तो गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, अपना जो खेत हो गया, ये क्या है, मेन मेड इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल ये नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट बनाया गया था। तो जैव विविधता एक्ट जो है वो कब बनाया गया था दोस्तों, 2002 के अंदर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है वो लाया गया था। स्टेटमेंट दे रखे हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस। अभी अपने किया था कि ऊर्जा का प्रवाह जो हमेशा ही होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर होता है। खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 या 4 पोषक स्तरों तक सीमित रहती है। सही बात है। अगर ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, अगर इससे ज्यादा होगी तो एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से यहां तक एनर्जी जो है वो 90% एनर्जी तो है वो किस फॉर्म में, रेस्पायरेशन या हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्तों, रेस्पायरेशन, श्वसन, या फिर हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचती है, सिर्फ 10%। तो 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगी, तो अगर ट्रॉपिक लेवल का नंबर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ, तो एनर्जी का प्रवाह लास्ट तक तो कितना होगा, बहुत मुश्किल से हो पाएगा। इसीलिए हमेशा ही ध्यान रखना, खाद्य श्रृंखलाओं की जो लंबाई है वो सामान्यतः 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल पोषक स्तरों की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इससे ज्यादा होगी तो एनर्जी जो है उसका ह्रास होता रहेगा, लॉस होती रहे वो एनर्जी, और अगले ट्रॉपिक लेवल पे कभी वो उतनी अच्छी पहुंच नहीं पाएगी। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल हमेशा क्या है, 3 या 4 तक सीमित रखे जाते हैं। तो दोनों कथन गलत है, नहीं। कथन ए सही है तथा बी गलत है, नहीं। कथन दोनों ही क्या है, सही है। कथन ए गलत है तथा कथन नहीं, तो दोनों ही कथन क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। तो अगले स्तर पर अभी देखा था अपने दोस्तों कि लिंडेमन का जो, किसका, लिंडेमन का 10% लॉ जो है, लिंडेमन का 10% लॉ जो है वो ये बात करता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से, एक
ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी पहुंचेगी, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे, इन पे बात करें अपने, तो वो प्रोड्यूसर से कितनी पहुंच पाएगी? सिर्फ और सिर्फ 10%। कितनी पहुंच पाती है? 10% ही पहुंच पाती है। बाकी 90% हिस्सा क्या हो जाता है उसका दोस्तों? हीट की फॉर्म में या फिर रेस्पिरेशन के लिए क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। तो 40% नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, कितना परसेंट हिस्सा जो है वो आपका 10% हिस्सा जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंच पाता है। लिंडेमन ने ये लो दिया था, लिंडेमन का 10% लो भी कहते हैं इसे। जो जातियां रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। तो IUCN, इंटरनेशनल कोड कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो क्या है अपना? IUCN जो है वो रेड डाटा बुक को क्या करता है? प्रकाशित करता है। इसमें डेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्शन के वर्ज पे खड़ी है। इस तरीके से अलग अलग 6 तरीके से क्या ये डिवाइड करता है स्पीशीज को। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में टॉक्सिन या अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या अगर अपने कोई टॉक्सिन है तो वो टॉक्सिन अगर बढ़ता ही जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? जैव संचयन नहीं, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता भी नहीं और जैव संश्लेषण भी नहीं। जैसे कि मान लो वाटर जो है, वाटर के अंदर अगर अपने देखें, जैसे ये वाटर है, इस वाटर के अंदर अपना क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। कोई क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। उस फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया? मान लो जू प्लैंक्टन ने। जू प्लैंक्टन को मान लो किसी फिश ने खाया है, और फिश को मान लो कोई बर्ड ने, या फिर फिश को किसने कंज्यूम किया है? ह्यूमन ने कंज्यूम किया है। तो यहां पर अगर कोई टॉक्सिन था तो वो टॉक्सिन एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ट्रॉपिक लेवल पे जब पहुंच रहा है तो उसका जो बॉडी में वो स्टोर हो रहा है, जैव आवर्धन हो रहा है, हर बार वो क्या होता जा रहा है? उतना संरक्षित रह रहा है। अगले ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? वो पहुंचता जाता है। तो इसे जैव आवर्धन कह देते हैं अपने। कैलस पूछा है, कैलस का यूज अपने क्यों करते हैं? कैलस जो है जनरली अपने बायोटेक्नोलॉजी जब क्या करते हैं अपने, कोई प्लांट का डेवलपमेंट करवाना हो, क्या करवाना हो, कोई प्लांट का डेवलप, तो अपने कल्चर मीडियम के अंदर सेल्स को रख देते हैं। वो सेल्स ही किसका फॉर्मेशन करती है आगे चल के? कैलस का फॉर्मेशन। कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। ये कैलस पूरे के पूरे किसका फॉर्मेशन कर सकता है? प्लांट का। इसमें अपने को क्या रखना पड़ेगा? ग्रोथ के लिए हार्मोन रखने पड़ेंगे, न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा, इन चीजों का यूज करना पड़ेगा। तो भ्रूण बनाने वाला उत्तक एक अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट उत्तक जो भ्रूणक बनाने के लिए बढ़ता है, असंगठित सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं के द्रव्यमान को, मतलब असंगठित, अनडिफरेंशिएटेड मास कहा था ना अभी, तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, असंगठित को अपने क्या कह देते रहे? कैलस कह देते हैं। भ्रूण बनाने वाला तो भ्रूण तो बनाएगा ही नहीं, ये तो सीधा का सीधा क्या करता है? कैलस है वो तो डायरेक्टली किसका? प्लांट का निर्माण करता है। अगर इससे क्या किसका जायगोट का फॉर्मेशन होता तब तो ये स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन जायगोट का तो निर्माण करता ही नहीं है। जायगोट को बाईपास करने के लिए तो अपने क्या करते हैं? कैलस का निर्माण करते हैं और उसे सीधा सीधा क्या टिश्यू से अपने प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक कौन सा है भाई अपने पास? वन। वन को अगर अपने काटते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को निकालते जाएंगे तो जिस तरीके से अभी दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस भी एक दिन खत्म हो ही जाएगी, कोयला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है अभी हमारे लिए क्या है? अनलिमिटेड रहने वाला है। बहुत लंबे टाइम के, उतने टाइम तक हम जिंदा रहेंगे ना रहेंगे वो भी कोई पता नहीं है। तो हमारे लिए तो क्या है? अनलिमिटेड ही है वो। आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रावण करती है? तो म्यूकस का पूछा है। म्यूकस का सिक्रीशन कौन करता है? क्या मुख्य कोशिकाएं? चीफ सेल नहीं, चीफ सेल तो क्या करती है? हार्मोन वगैरह एंजाइम के अंदर रोल प्ले करती है। चीफ सेल जो होती है वो तो गोबलेट सेल है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? श्लेष्मा का सिक्रीशन। पेप्टिक सेल जो है वो HCl वगैरह के अंदर उनके अंदर आ जाएगी। ऑक्जेंटिक सेल है वो किसके अंदर आ जाएगी? HCl वगैरह के अंदर। और पेप्टिक सेल, पेप्सिनोजन वगैरह और ये चीफ सेल जो है इनका रोल उसमें आ जाना है। नेक्स्ट अपना जो है कि भारत में जैव विविधता के
ताप स्थल या हॉटस्पॉट है। तो इनमें से बताना है अपने को कौन कौन से। क्या पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, हिमालय तो है, सुंदरवन नहीं है इसके अंदर। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी मतलब पूर्व जो पूरा का पूरा है वो उसमें आ जाएगा। क्या हिमालय जो है पूर्वी हिमालय व शांत घाटी नहीं। इसके अलावा इंडो बर्मा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, या फिर सुंडालैंड हो गया, ये भी किसके अंदर आ जाते हैं। तो टोटल अपने कितने, 4 जो है हो जाएंगे ये। हिमालयाज, इंडो बर्मा हो जाएगा, इसके अलावा सुंडालैंड हो जाएगा और वेस्टर्न घाट हो जाएगा। तो ये अपने कितने हो जाएंगे, 4 जो है अपने पास हॉटस्पॉट है। मतलब हॉटस्पॉट अपने उसे डिसाइड करते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज मिलती है ना, उस एरिया के अलावा कहीं नहीं मिले। जैसे कि एक कोई स्पीसीज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, मान लो सुंडालैंड के अंदर मिलती है, इसीलिए और कहीं मिले ना, सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर कन्फाइंड है, सिर्फ इतने ही एरिया में मिलती है, कहीं दूसरी जगह पर वो मिलती नहीं है। इसीलिए उसे क्या अपने क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज वही मिल रही है तो उनको संरक्षण देने के लिए अपने हॉटस्पॉट बनाते हैं दोस्तों, ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है हॉटस्पॉट। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल तो प्रोड्यूसर हो जाएगा, शैवाल क्या हो जाएगा, इधर भी प्रोड्यूसर हो जाएगा। जीवाणु जो है और कवक जो है, पलवक, फाइटोप्लैंक्टन और जीवाणु नहीं, तो अपना ऑप्शन चला जाएगा क्या, जीवाणु व कवक जो है वो किसका फॉर्मेशन, अपने अपघटक की तरह, डीकम्पोजर की तरह कार्य करते हैं। वहां जो ऑर्गेनिज्म मरते हैं या फिर लीफ वगैरह है उनको डिके करने का जो काम है वो किसका है, डीकम्पोजर का है। पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। विषाणु रहित पौधे पूछे हैं दोस्तों की, विषाणु रहित पौधे अगर आपको चाहिए, मान लो आपके पास एक ही प्लांट बचा है और उस प्लांट से अपने को क्या करना है, वायरस फ्री, क्या करना है, वायरस फ्री प्लांट बनाना है। तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए जो टिप पार्ट होता है उस टिप पे मिलता है अपने को कौन सा मेरिस्टेम दोस्तों, एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, जो लगातार क्या करता रहता है, डिवीजन करता है, लगातार क्या करता है, डिवीजन करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है लगातार डिवीजन सॉरी लगातार डिवीजन करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आपका क्या है, उससे आप क्या कर सकते हो, वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। क्या रोमिल मूल संवर्धन, नहीं। क्या विभज्योतक संवर्धन, यस, मेरिस्टेम आ गया। आसंधि संवर्धन, नहीं। या फिर अंडाशय संवर्धन, नहीं। तो विभज्योतक जो है उससे क्या कर सकते हो आप, वायरस फ्री प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगला पूछा है संयोजी उत्तक के उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल पूछे हैं। क्या रक्त है, रक्त संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है। क्या अस्थि है, यस, अस्थि भी होती है, उपास्थि भी होती है, न्यूरॉन्स भी होते हैं। एपिथेलियम, नहीं, एपिथेलियम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल नहीं है। हृदय एवं पेशी भी इसका उदाहरण नहीं है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे आपके, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी। ब्लड जो है, और ब्लड लिक्विड का हो गया, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल। एक जलीय पारितंत्र है, उत्पादकता का सीमा कारक है। अब कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो उसके अंदर बाकी सारी चीजें तो मिलेगी, लेकिन अपने को क्या नहीं मिलने वाला है दोस्तों, वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे ये समुद्र है तो समुद्र के अंदर अपने को क्या नहीं मिलने वाला है, सनलाइट जो है वो वाटर को बहुत ज्यादा क्रॉस करके डीप इनसाइड नहीं जा सकती है, एक पर्टिकुलर लेवल तक तो जा सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा सकती है। तो प्रकाश अपना क्या हो जाएगा, वहां पर सोइल, वायु, ये तो हो सकते हैं, लेकिन कौन नहीं हो सकता है अपना, सनलाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा उधर। अगला पूछा है शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र है वो शब्द सबसे पहले एजी टेंसले ने, किसने, एजी टेंसले ने ये वर्ड जो है पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज किया था। तो ये अपने ज्यादातर एमसीक्यू जो है वो पारिस्थितिकी से रिलेटेड किए थे, पर्यावरण से रिलेटेड किए थे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।